ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ना है पॉक्स वायरसेस। इसको रीड मोड पे डाल देते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉक्स वायरसेस। ठीक है, तो पॉक्स वायरसेस क्या है? पॉक्स वायरसेस वो फैमिली है जिसके अंदर ज्यादातर हम कह सकते हैं कि ये वो फैमिली है जिसमें लार्जेस्ट वायरसेस आ जाते हैं। ठीक है, यानी वो सारे वायरसेस आ जाते हैं जो के लार्ज इन साइज है। ठीक है, तो इस फैमिली में ज्यादातर जो मेडिकली इंपॉर्टेंट पैथोजेनिक माइक्रो वायरसेस है वो है स्मॉल पॉक्स, वैक्सीनिया, मॉलस्कन कॉन। ठीक है, ये तीन वायरसेस इसमें आ जाते हैं। इट इज द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स वायरसेस। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं स्मॉल पॉक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता चल जाए क्या है वो स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स इज द disease which is caused by variola viruses. It is the agent of smallpox and only human disease that has been eradicated from the face of the earth. ठीक है, वेरियोला वायरस है जो कि स्मॉल पॉक्स डिजीज कॉज कर रहा है। ठीक है, ये वही डिजीज है जो किसी जमाने में पूरी दुनिया में बहुत जल्दी और बहुत तेजी से फैल गई थी। जैसे अभी कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, इसी तरह से एक वक्त था जब जो कि है स्मॉल पॉक्स से सब बहुत परेशान थे और बहुत ज़्यादा ये स्प्रेड हो रही थी। और असल वजह जो इसकी एक देखी जाती है, मालूम की जाती है कि क्यों इतनी ज़्यादा ये फैल रही थी, तो वो ट्रेड कहा जा सकता है, क्योंकि लोग उस जमाने पहले ज़माने में बहुत ज़्यादा एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो है बहुत ज़्यादा ट्रेड के लिए जाना होता था। तो वो जहाँ जाते थे वहाँ से स्मॉल पॉक्स ले लिया करते थे। जब खुद इन्फेक्ट हो जाते थे तो फिर आगे भी जो है बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा था। लेकिन उसके बाद जो है यही वो डिजीज है जिसको कम्प्लीटली रेडिकेट भी कर दिया गया, जिसकी वैक्सीन बनाई गई और फिर जो है जब इसकी वैक्सीन बन गई तो फिर पूरी दुनिया से जो है कम्प्लीटली ये जो है स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया था। तो ये और कुछ इसलिए भी जो है कुछ इसकी वैक्सीन इसलिए भी हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुल रही, क्योंकि ये जो वायरस है ये बहुत ज़्यादा म्यूटेट नहीं होता। अच्छा, वायरसेस जितने भी वायरसेस है ना, सबकी ये एबिलिटी होती है, ऑलमोस्ट सबकी एबिलिटी होती है कि उनमें कुछ ना कुछ वेरिएशन होती है, और वेरिएशन म्यूटेशन वगैरह उनका मतलब समझ लो एक कैरेक्टरिस्टिक है उनमें होती है। तो वायरसेस में बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। तो अगर बैक्टीरिया से कंपेयर किया तो 10 टाइम म्यूटेशन जो होती है या वेरिएशन जो होती है वायरसेस में बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो स्मॉल पॉक्स था फॉर्चुनेटली इसमें इतनी ज़्यादा वेरिएशंस नहीं थी, इसकी ज़्यादा सीरोटाइप्स नहीं थे। तो इस वजह से जो है इसको इसकी वैक्सीन बनाई गई और इसको कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया। ठीक है, अगर ह्यूमंस में होगा तो वेरियोला वायरस ह्यूमन में होगा तो फिर जो है उसे स्मॉल पॉक्स कॉज करेगा। अगर एनिमल्स में हो जाएगा तो काउपॉक्स एंड मंकी पॉक्स कॉज कर सकता है। ठीक है, अच्छा जी, फिर आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं पॉक्स वायरसेस आर ब्रिक शेप particles containing large double-stranded DNA disc-shaped core within a double membrane. छोटा क्यों हो गया ऐसे? अच्छा जी, तो ये जो वायरस है इसको थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देख लो। स्मॉल पॉक्स वायरसेस है ब्रिक शेप पार्टिकल, ब्रिक शेप लगता है। ठीक है, इसके अंदर जो कोर होगा इसका डिस्क शेप कोर होगा, जिसमें डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, प्लस कुछ रेप्लिकेशन एंजाइम्स यानी आरएनए पॉलीमरेज भी इसके साथ आते हैं, क्योंकि ये वायरस जो है साइटोप्लाज्म में जाकर जो है अपनी रेप्लिकेशन करता है, न्यूक्लियस में नहीं जाता। तो इस वजह से इसके अपने
RNA polymerase के साथ होते हैं. The virions contain DNA dependent RNA polymerase. The enzyme required because the virus replicate in cytoplasm and does not have access to cellular RNA polymerase which is located in nucleus. ठीक है, तो न्यूक्लियस में जो RNA पॉलीमरेज होते हैं उनको ये यूज नहीं कर पाता क्योंकि खुद ये साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट हो रहा होता है, तो इस वजह से इसके अपने राइबोसोम्स इसके साथ होते हैं. Oh, sorry, ribosomes means RNA polymerases. Smallpox has a single stable serotype, which is a key of vaccine. If the antigenicity varied, it does in like in influenza and eradication would have not been succeeded. तो फिर अगर जो है स्मॉल पॉक्स की अगर स्मॉल पॉक्स में भी एबिलिटी होती है कि वो वेरिएट कर सकता है, एंटीजेनिक शिफ्ट अगर उसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएट कर रहे होते हैं तो फिर इसकी भी वैक्सीन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता. सही है. देयर आर नो ह्यूमन रिजर्वायर. ठीक है, वायरस ये जो पेरियोरा वायरस है इसका रिजर्वायर भी ह्यूमन ही होते हैं. ठीक है, फिर कुछ इसकी रेप्लिकेशन साइकिल की तरफ आ जाते हैं. द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ रेप्लिकेटिव साइकिल इज बेस्ड ऑन स्टडीज ऑफ वैक्सीनिया वायरसेस. It is much less likely to cause human disease than the small viruses. अच्छा, इसकी जो लाइफ साइकिल है, इसकी जो रेप्लिकेटिव साइकिल है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू द वैक्सीनिया वायरसेस. लेकिन वैक्सीनिया वायरसेस से जो डिजीज होती है वो मतलब वो स्मॉल पॉक्स से मिलती जुलती होती है और वेरियोला वायरस स्मॉल पॉक्स कर रहा है वो ज्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू vaccinia. Yeah, after penetration into the cell, the uncoating and virion dependent RNA polymerase synthesize early mRNA. ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सेल आपके सेल जो है मेम्ब्रेन जहाँ उसने टारगेट सेल्स होंगे, होस्ट के जो टारगेट सेल्स होंगे उनको अटैक करेगा, अटैच होगा, फिर अपना जो जीनोम होगा वो पेनिट्रेट करवा देगा विद द अनकोटिंग टीम. अनकोटिंग होगी और अपना उसका जो जीनोम होगा वो सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर चला जाएगा. फिर क्या होगा कि जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेजेस हैं वो क्या करेंगे, एक एमआरएनए बनाएंगे ताकि उसकी जो है उसका जो डीएनए है उसको रेप्लिकेट कर दिया जाए. ठीक है, विच इज ट्रांसलेटेड, एमआरएनए बनाया फिर उसको विच इज ट्रांसलेट वो जो कि ट्रांसलेट कर देगा सम नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन्स. नॉन स्ट्रक्चर प्रोटीन्स होंगी तो ये वो प्रोटीन्स होंगी जो कि रेप्लिकेशन में काम आएंगी. ठीक है, मेनली एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर सब्सिक्वेंट स्टेप इन वायरल रेप्लिकेशन. द आरएनए देन रेप्लिकेटेड and after which late structure proteins are synthesized. जैसे ही डीएनए या आरएनए जो उसकी रेप्लिकेशन होनी थी उसके डीएनए जीनोम की जो रेप्लिकेशन होती है जब वो बन जाएगा उसके बाद फिर स्ट्रक्चर प्रोटीन्स बनना शुरू होंगी जिसमें क्या होगा कि वायरसेस अपने कैप्सिड अपने दूसरे कंपोनेंट्स बनाना शुरू करेगा. फिर एक जगह एक टाइम आएगा कि वो उसको असेंबल करेगा और फिर जब वो सारी चीज़ें असेंबल हो जाएंगी तो वो साइटोप्लाज्म को ब्रस्ट करता हुआ मेम्ब्रेन को जो है ब्रेक करता हुआ जो है वहां से निकल जाएगा. इससे पहले जो हमने वायरसेस पढ़े थे, लाइक हमने कौन सा वायरस पढ़ा था जिसमें जो कि इनवेलप वायरस था, तो वो बडिंग के थ्रू जो है निकल रहा था. लेकिन यहाँ क्या होगा कि अच्छा, विरियंस आर असेंबल्ड एंड एक्वायर देयर एनवेलप बाय बडिंग. अच्छा, बडिंग होगी इसमें भी बडिंग होगी और जो है सेल मेम्ब्रेन से जो है ये अपना एनवेलप बना लेगा एज दे आर released from the cell. Note all steps of replication occur in cytoplasm which is unusual for DNA virus. ज़्यादातर DNA viruses जो होते हैं वो न्यूक्लियस में रेप्लिकेट करते हैं, लेकिन इसकी कुछ ये यूनिकनेस इसकी ये है कि ये डीएनए वायरस होने के बावजूद भी ये साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट होता है. आप लोग अपने माइक ऑफ कर दीजिए. अच्छा जी, अब आ जाते हैं ट्रांसमिशन और एपिडेमियोलॉजी पर. Smallpox is transmitted by respiratory aerosols and by direct contact with virus, either in the skin lesions or fomites. ठीक है, तो इसकी स्प्रेडिंग कैसे एरोसोल से हो सकती है,
अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो जो है जो उसके जो ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो है वायरस को स्प्रेड कर सकता है। इसके अलावा जो इसकी वजह से लीजन्स वगैरह हो जाते हैं वो भी अगर जो है उससे भी इन्फेक्टेड पर्सन जो है इन्फेक्टेड पर्सन से किसी का कांटेक्ट हो जाता है तो उससे भी जो है वायरस स्प्रेड हो सकता है। Prior to 1960, smallpox was widespread throughout the large area of America, Asia, South America. Millions of people affected in 1967. World Health Organization embarked on vaccination campaign that lead to eradication of smallpox. The last naturally occurred case was in Somalia in 1977. लास्ट केस जो स्मॉल पॉक्स का आया था वो 1977 में आया था। उससे पहले जो है कम्प्लीटली उसको इरेडिकेट कर दिया गया था और फिर सोमालिया में भी जो आया था तो उसको भी इरेडिकेट करना आसान था वैक्सीनेशन के थ्रू। फिर कुछ आ जाते हैं इसकी पैथोजेनेसिस पे। Smallpox begins when the viruses infect the upper respiratory tract and local lymph and enter the blood. Internal organs are infected, then the virus re-enter into the blood and spread to the skin. ठीक है, होगा क्या और जो वायरस होगा रेस्पिरेटरी ट्रैक को इन्फेक्ट करेगा, वहां से जो है वो लिम्फ नोड में चला जाएगा। ठीक है, लिम्फ नोड में जाके फिर ब्लड में एंटर होगा, ब्लड में एंटर हो जाएगा तो दूसरे जो होंगे उसके दूसरे जो ऑर्गन्स होंगे उनको भी इन्फेक्ट करना शुरू कर देगा, वहाँ ग्रो करना शुरू कर देगा। वो वहां से निकलने के बाद वो दोबारा जो है ब्लड स्ट्रीम में फिर आ जाएगा। These events occur during the incubation period, which when the patient is still well and the rashes is result of virus application in the skin, followed by caused by followed by damage caused by cytotoxic T cells attacking the virus infected cells. Immunity following smallpox disease is lifelong and immunity. अच्छा जी, ये जो वायरसेस जा रहे हैं, पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा रहे हैं, फिर वहां से लिम्फ नोड में जा रहे हैं, फिर अदर ऑर्गन्स को जा रहे हैं, ये अपना जो इनका जो अपना इंक्यूबेशन पीरियड होगा उसमें ये सारा स्प्रेडिंग भी कर रहे होंगे, प्लस जो इंक्यूबेशन पीरियड होगा उसमें इनको सिम्टम्स नहीं आएंगे। आफ्टर इंक्यूबेशन सिम्टम्स आना शुरू होंगे। ठीक है, दूसरा ये होगा कि जो है अगर एक बार जो है इसके खिलाफ इम्यूनिटी बन गई, ठीक है, इसके खिलाफ अगर एंटीबॉडीज बन जाती हैं, इम्यून सिस्टम प्रोवोक हो जाता है तो वो उसकी मेमोरी जो है वो लाइफ लॉन्ग रहती है कि अगर दोबारा भी अटैक स्मॉल पॉक्स का हो जाता है तो फिर आपका इम्यून सिस्टम उसको जो है अटैक कर सकता है। लेकिन अगर पैसिव इम्यूनिटी के थ्रू जो है स्मॉल पॉक्स को कंट्रोल किया जाता है तो वो पैसिव इम्यूनिटी भी आराम से 10 साल तक वैलिड रहती है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन after an incubation period of 7 to 14 days, there is a sudden onset of prodromal symptoms such as fever, malaise, headache वगैरह ये सब कुछ। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड जो होगा जिसमें ऑर्गेनिज्म या वायरस जो है स्प्रेड हो रहा है या रेप्लिकेट हो रहा है, ठीक है, वो 7 to 14 डेज होंगे। ठीक है, उसके 7 to 14 डेज के बाद क्या होगा कि आपको जो है सिम्टम्स आना शुरू होंगे जिसमें फीवर, हेडेक, मेलाइसी ये सब जो है बहुत कॉमन होगा। उसके फौरन उसके मतलब बाद 2-3 दिन बाद फीवर और ये सब होने के बाद जो है 2 दिन बाद आपको जो है रैशेस आना शुरू हो जाएंगे, जो कि सबसे पहले फेस से होंगे, फेस से होते हुए वो ट्रंक रीजन पे चले जाएंगे और फिर जो है पूरी बॉडी में सोल इनफेक्ट सोल एंड पाम्स को भी जो है वो वहां पर भी वायरसेस हो जाएंगे। The rashes evolve in the stages from macula to papule, vesicles and pustules and finally crust in 2 to 3 weeks. सबसे पहले क्या होगा कि स्किन पर आपको पहले छोटे से जो है डिस्कलरेशन नजर आएगी, तो वो जो डिस्कलरेशन होंगे वो कहलाएंगे मैक्यूल्स। ठीक है, वो जो डिस्कलरेशन होंगे वो थोड़ा सा उभर जाएगी, सॉफ्ट से आपको
थोड़ा सा उभर जाएगी और मतलब ऐसा लगेगा कुछ है नहीं, लेकिन वो उसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड द पेप्यूल फॉर्म। फिर वो वेसिकल फॉर्म में आ जाएंगे, अगेन वो थोड़े और उभर जाएंगे, और फिर जब वो तो वो उसे तब उसे वेसिकल्स कहा जाएगा, और फिर स्कैब्स बन जाएंगे या पॉस्ट्यूल्स बन जाएंगे। जब वो थोड़े हार्ड हो जाएंगे तो उसे पॉस्ट्यूल्स कहेंगे, और फिर क्रस्ट बन जाएगी जब उसका झड़ने का टाइम शुरू हो जाएगा। तो जब वो झड़ रहे होंगे तब भी जो है वो वायरस को स्प्रेड कर रहे होंगे, तो जो अनइन्फेक्टेड पर्सन है वो भी उससे इन्फेक्ट हो सकता है वायरस से। आफ्टर मतलब ये 2 to 3 weeks तक जो है ऐसा रहेगा। Laboratory diagnosis: in the past, when the disease occurred, the diagnosis was made either by growing virus in cell culture or in a chick embryo by detecting the viral antigen in vascular fluid by immunofluorescence. Immunofluorescence के थ्रू जो है vascular fluids को देखा जाता है, और वहाँ जो viral antigen दिखी जाए उससे उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। अच्छा जी, कि ये वेरियोला या पॉक्स वायरस का अटैक है या स्मॉल पॉक्स है। ठीक है, प्रिवेंशन में क्या है? डिजीज हैज इरेडिकेटेड ग्लोबली बाय द यूज ऑफ वैक्सीन्स containing live attenuated vaccine या viruses. Success of vaccine is dependent on 5 critical factors. क्या क्या फैक्टर्स हैं जिससे हमारी वैक्सीन जिसकी वजह से वैक्सीन काम करेगी? स्मॉल पॉक्स हैज अ सिंगल स्टेबल स्टीरियोटाइप। एक तो अच्छी बात ये कि इसके अंदर वेरिएशन नहीं है, स्टीरियोटाइप्स नहीं है इसकी ज़्यादा, इस वजह से जो है वैक्सीन काम कर गई। देयर इज नो एनिमल रिजर्वायर, ह्यूमंस आर द ओनली होस्ट। दूसरी बात ये कि रिजर्वायर एनिमल्स ही ह्यूमंस ही हैं, एंड कोई एनिमल रिजर्वायर नहीं है। नंबर 3, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इज prompt and therefore exposed person can be protected। तो जो है एक बार अटैक हो जाए स्मॉल पॉक्स का तो उसके खिलाफ इम्यूनिटी ज़्यादातर बन जाती है, और फिर एक बार इम्यूनिटी हो गई, एक्टिवेट हो गई इम्यूनिटी, तो फिर वो लाइफ लॉन्ग रहती है। नंबर 4, द डिजीज इज इजीली रिकॉग्नाइजेबल क्लिनिकली, देयरफॉर एक्सपोज्ड पर्सन कैन बी इम्यूनाइज्ड। किसी को स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं तो इस बहुत प्रोमिनेंटली जो है फेस पर इस तरह के मार्क्स और इस तरह के जो है रैशेस वगैरह आ जाते हैं, तो फौरन पहचाना जा सकता है कि ये भाई उसकी वजह से है, स्मॉल पॉक्स की वजह से। There is no carrier state or subclinical infection. The vaccine is inoculated interdermally, and when viruses replicate, the formation of vesicle is indicative of take success. Acha, although the vaccine was relatively safe, it became apparent in 1970 that incidence of side effects such as encephalitis, generalized vaccinia, and vaccinia ग्रेगोसा एक्सीड द इंसिडेंस ऑफ स्मॉल। हाँ, सिवियरिटी में उसे ये सकता है कि वो इंसेफेलाइटिस कर दे यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन हो जाए, लेकिन ज़्यादातर जो है बहुत ही कम केसेस में ऐसा होता है कि वो सिवियरिटी की तरफ जाए। तो ये आज हमारा एक टॉपिक था। एक और दूसरा टॉपिक तो भी शुरू कर देते हैं। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है रोटावायरसेस। ठीक है, रोटावायरसेस जो है मोस्ट कॉमन वायरस है जो कि बच्चों में ज़्यादातर जो बच्चों में डायरिया हो जाता है वो रोटा वायरसेस की वजह से। बच्चों से मुराद ये है कि वो बच्चे जो कि लेस देन 5 ईयर्स है। ठीक है, 5 साल से जो भी छोटे बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा डायरिया का प्रॉब्लम वगैरह हो जाता है वो ज़्यादातर रोटा वायरस की वजह से होता है। कभी समटाइम्स जो है बैक्टीरियल डायरिया भी होता है, लेकिन जो रोटा वायरस है वो ज़्यादातर जो है बच्चों को ही इन्फेक्ट करता है। ठीक है, बड़ों को भी कर सकता है, एडल्ट्स को भी कर सकता है, लेकिन वो लोग ज़्यादा जो है ससेप्टेबल होते हैं जो कि नंबर 1 इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, या फिर वो जो कि बच्चों से ज़्यादा डीलिंग कर रहे हैं, बच्चों को सारा दिन डे केयर है तो बच्चों को संभालना ये वो,
तो उससे उनको जो है वायरस लग सकता है। तो कुछ सिम्टम्स, लेकिन बच्चों के जो सिम्टम्स होंगे वो ज्यादा सिवियर होंगे एज कम्पेयर टू द एडल्ट्स। ठीक है, तो रोटा वायरस क्या डिजीज कॉज कर सकता है? वायरल गैस्ट्रोएंटेराइटिस, इट मींस द इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट या इंटेस्टाइन्स, स्पेशली इन यंग चिल्ड्रन। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं तो वायरस रोटा वायरस हैज सेगमेंटेड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम सराउंडेड बाय डबल लेयर आइकोसाहेड्रल कैप्सिड विदाउट एन एनवेलप। ठीक है, एनवेलप नहीं है इसमें, और जो कैप्सिड होगा वो आइकोसाहेड्रल शेप में होगा, डबल लेयर्ड होगा, और उसके अंदर जो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जीनोम है, यानी आरएनए है लेकिन वो भी डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, इसके अंदर जो सेगमेंट्स होते हैं, क्योंकि सेगमेंट्स में जो होगा इसका जीनोम जो होता है वो सेगमेंट्स में होता है। कितने सेगमेंट्स होंगे? 11 सेगमेंट्स होंगे। वेरियन कंटेन आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेसेस। ठीक है, वेरियन पॉलीमरेसेस इज रिक्वायर्ड बिकॉज ह्यूमन सेल्स डू नॉट हैव अ RNA polymerase that can synthesize mRNA from double-stranded DNA, double-stranded RNA template। क्योंकि होस्ट सेल जो है डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का एमआरएनए नहीं बना सकता, इसलिए ये भी अपना जो है आरएनए पॉलीमरेज अपने साथ कैरी करता है और फिर खुद रेप्लिकेशन के लिए जो है ये पॉलीमरेज को यूज करेगा। Many domestic animals are infected with their own strains of rotaviruses, but these are not source of human diseases। ठीक है, रोटावायरसेस की डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं, उनमें से कुछ ऐसी भी हैं जो कि एनिमल्स को ही इन्फेक्ट करती हैं, तो वो उन स्ट्रेन्स से एनिमल ही इन्फेक्ट होगा, ह्यूमन नहीं होगा। ठीक है, बट दीज आर नॉट सोर्स ऑफ ह्यूमन डिजीज। देयर आर एटलीस्ट 6 serotypes of human rotavirus. Outer surface protein are hemagglutinin in is the type of specific antigen it collects the anti। ठीक है, एक तो क्या ये आउटर कुछ प्रोटीन्स ऐसी बना, कुछ आउटर प्रोटीन या सरफेस प्रोटीन्स बनती हैं इसमें जो कि इम्यून सिस्टम को जो है प्रोवोक कर देती है। इसके अलावा भी जो है रोटा वायरस वो वायरस है जो कि एंटेरोटॉक्सिन बनाता है, और वो अपनी टॉक्सिन की वजह से भी जो है इन्फ्लेमेशन कर देता है इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ठीक है, फिर आ जाते हैं इसकी रेप्लिकेशन साइकिल पे। रोटावायरसेस अटैचेस टू द सेल सरफेस एट द साइट ऑफ बीटा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स। इन रिसेप्टर्स के साथ जो है सेल सरफेस पे अटैच हो जाता है। After entry of the virion into the cell, the RNA dependent RNA polymerase synthesize mRNA। ठीक है, जैसे ही एंटर होगा तो क्या करेगा कि उसके पास जो आरएनए पॉलीमरेजेस है वो फौरन से एमआरएनए बनाना शुरू कर देगा फ्रॉम ईच ऑफ द 11 सेगमेंट विद इन द साइटोप्लाज्म। ये भी साइटोप्लाज्म में होगा। ठीक है, 11 messenger RNA are translated into the corresponding number of structural and non-structural protein। जब messenger RNA बन गया तो उसके बाद जो है structure and non-structural proteins ही बनेगी। One of these RNA polymerase synthesize minus strand। पहले क्या होगा? minus RNA strand बनेगा, that will become part of genome of the progeny virus। Capsid protein form an incomplete capsid around the minus strand, and then the plus strand of the progeny genome segment are synthesized। पहले क्या होगा? पहले माइनस स्ट्रैंड बनेगा, उसके अराउंड कैप्सिड बन जाएगा, उसके बाद फिर प्लस स्ट्रैंड बनेगा। हमने बताया ना कि ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, तो उसमें एक स्ट्रैंड जो होगा माइनस स्ट्रैंड कहलाएगा, अदर जो होगा वो पॉजिटिव स्ट्रैंड कहलाएगा। Virus is released from the cytoplasm by the lysis of the cells but not by budding। अगेन ये क्योंकि एनवेलप वायरस नहीं है तो फिर ये साइटोप्लाज्म को जो है साइटोप्लाज्म से रिलीज हो जाएगा, लाइस सेल को लाइस करता हुआ, बडिंग के थ्रू नहीं होगा क्योंकि इसमें अपना एनवेलप, इसमें एनवेलप की जरूरत नहीं है, तो फिर ये ऐसे निकल जाएगा। फिर आ जाते हैं ट्रांसमिशन और एपिडेमियोलॉजी। रोटा वायरसेस किस तरह से ट्रांसमिट होता है? इसका ट्रांसमिशन का एक ही रूट है, फीकल ओरल रूट्स के थ्रू ही जो है वायरस स्प्रेड हो सकता है। इन्फेक्शन अकर वर्ल्ड वाइड by the age and by the age of 6 years most viruses have antibodies to at least
1 सीरोटाइप, ठीक है। तो क्योंकि ज़्यादा मैंने बताया ना कि ज़्यादातर छोटे बच्चों को ये इन्फेक्ट हो रहा होता है, बच्चों में जो डायरिया वगैरह हो जाता है इसी रोटा वायरस की वजह से होता है। तो लेकिन जब तक वो 5 साल को क्रॉस करते हैं तब तक इसके खिलाफ जो है इम्यूनिटी बन जाती है। तो इसी वजह से अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है तो उसको भी जो है रोटा वायरस लग सकता है, ठीक है। तो और बच्चों में इम्यूनिटी वैसे ही शुरू में कम होती है, जैसे वो 6 साल तक जाते हैं तो उनकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बन जाती है, तो इस वजह से फिर वो उसको रेजिस्ट कर पाते हैं। फिर आ जाते हैं पैथोजेनेसिस की तरफ। रोटावायरसेस रेप्लिकेट इन म्यूकोजल सेल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो म्यूकोजल लेयर होगी वहां जाकर जो है आपका ये जो वायरस होगा वो सेल में को इन्फेक्ट करेगा, रिजल्टिंग इन एक्सेस secretion of fluid and electrolyte into the bowel lumen। होगा क्या कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो म्यूकोजल सरफेस है वहां जाके वो जो है इन्फेक्ट करता है। तो 2-3 मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो है ये अपनी इन्फेक्शन कॉज कर रहा होता है। तो होता ये सबसे पहले तो ये कि वो म्यूकोजल मेम्ब्रेन को अटैक करता है, तो वहां जो है ओवर एक्टिवेशन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो वो जो सेल्स होते हैं उनमें से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स निकलना शुरू हो जाते हैं जो कि आपके बाउल्स में आ जाएंगे। इसी तरह से दूसरा ये होता है कि ये जो है हमारे जो एंजाइम्स होंगे, सुक्रेज, माल्टेज, लैक्टेज एंजाइम जो होते हैं उनको भी डिक्रीज कर देते हैं। जब वो एंजाइम डिक्रीज हो जाएंगे तो ये एंजाइम जरूरी क्यों थे, माल्टेज, सुक्रेज, ये क्यों एंजाइम जरूरी थे, ताकि वहाँ जो शुगर प्रेजेंट है उसको हाइड्रोलाइज, उसको जो है डिग्रेड कर सके, स्मॉलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट कर सके। तो जो ग्लूकोज होगी, जो सुक्रोज वगैरह होंगे, उसको वो जब एंजाइम ही डिक्रीज हो जाएंगे तो वो अच्छी तरह से जो है मेटाबोलाइज नहीं होंगे। जब वो मेटाबोलाइज नहीं होंगे तो वो एक वजह ये भी होगी कि वो जो है सेल्स, वो जो है क्या नाम है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स जो है आपके म्यूकोजल लेयर से निकालते रहेंगे। तो ये कुछ 2-3 चीजें सिवियरिटी है, जिस सिवियरिटी नहीं है, ये इसका काम पैथोजेनेसिस फैलाने का तरीका है कि ये क्या करता है कि म्यूकोजल सरफेस से बहुत ज्यादा फ्लूइड और जो सॉल्ट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो होंगे वो निकालना शुरू कर देगा, वो बाउल में चले जाएगा, फिर बाउल से जो है एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। द consequent loss of salt, glucose, water leads to diarrhea। नो इन्फ्लेमेशन अकर, कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, डायरिया इज नॉन ब्लडी, ठीक है। नॉन ब्लडी डायरिया होगा, वाटरी डायरिया होगा, इसलिए क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लूइड जो है बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट हो रहा है। इट इज thought that this watery diarrhea is caused primarily by stimulation of enteric nervous system। जो enteric nervous system होता है वो ओवर रिएक्ट हो जाता है, इसकी वजह से ही जो है ये watery diarrhea होना शुरू है। Immunity to rotavirus is unclear। It is likely that intestinal IgA directed against the specific serotype protect against reinfection, and IgA protects newborn up to the age of 6 months। ठीक है, तो इम्यूनिटी जब होगी तो IgA जो है प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी और उसको कुछ हद तक कंट्रोल करने की कोशिश किया जाएगा। क्लिनिकल फाइंडिंग में आ जाते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय नोजिया, वॉमिटिंग, वाटरी, नॉन ब्लडी डायरिया, ठीक है। तो समटाइम्स सिवियरिटी में ये होगा कि सिवियरिटी तो नहीं, इसी दौरान ये होगा कि वॉमिटिंग, नोजिया वगैरह रहेगा, ठीक है। Gastroenteritis is most serious in young children in whom dehydration, electrolyte imbalance are major concern। Adults usually have minor symptoms। बच्चों में जो symptoms होंगे वो ज़्यादा सिवियर होंगे और बच्चों के लिए भी ज़्यादा होंगे, लेकिन एडल्ट्स के लिए वो इतने ज़्यादा सिवियर नहीं होंगे, माइनर सिम्टम्स होंगे। मतलब डायरिया उनको भी हो रहा होगा लेकिन वो उस शिद्दत से नहीं होगा जितना बच्चों के लिए होगा। लेबोरेटरी में किस तरह से उसको डायग्नोस कर सकते हैं? लेबोरेटरी डायग्नोसिस के लिए हम एलाइजा टेक्निक यूज करते हैं। स्टूल सैंपल लिया जाता है और उसमें जो है रोटावायरस की टॉक्सिन्स जो है आइडेंटिफाई की जाती है। तो
कंफर्म हो जाता है कि ये भाई रोटा वायरस का अटैक है। Diagnosis can be made by observation of four-fold greater in antibody titers, although the ठीक है it is not routinely done. ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन क्या है? ट्रीटमेंट इसकी सिंपल सी है कि बच्चे को हाइड्रेट किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसको पानी पिलाया जाए, और जो है देयर आर 2 रोटा वैक्सीन्स, कुछ वैक्सीन्स भी प्रेजेंट है, ठीक है। वैक्सीन दोनों में लाइव वायरसेस होते हैं जो कि ओरली दी जाती है। वन इज द लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन रोटारिक्स which contain the single most common rotavirus serotype G1, ठीक है, which causes the other one is the other is vaccine is the Rotatec which contain 5 rotaviruses, ठीक है। दो तरह की वैक्सीन है। रोटारिक्स जो है उसमें सिर्फ एक सीरोटाइप होती है, जबकि रोटाटेक में जो है 5 सीरोटाइप्स होते हैं। रिस्क ऑफ इंसब्सेशन अच्छा जो भी है has been reported with both vaccines. It is possible जब वैक्सीन ली जाए तो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स फील होती हैं, लेकिन जो है वायरस को जो है के खिलाफ जो है इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। पेशेंट्स विथ हिस्ट्री ऑफ इंससेप्शन should not receive the vaccine. जो वो पेशेंट्स जिनको ये ज़्यादा इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स रहेंगे उनको वैक्सीन कंसिडर नहीं करनी चाहिए। हाइजीन measures such as proper sewage disposal, hand washing are helpful. There is no antiviral therapy की जरूरत नहीं है, और जो है बेस्ट ये है कि जो है हाइड्रेशन ठीक की जाए।